हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने गांधी सीरीज की अगली कड़ी में उपस्थित हूं। जैसा आपने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, आज हम वर्णा सिस्टम की बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था की बात गांधी जी क्या कहते थे, इसको समझने से पहले हमें यह भी समझना आवश्यक है कि वास्तव में वर्णा सिस्टम था क्या। वर्णा सिस्टम के बारे में नॉर्मल कॉन्सेप्शन क्या है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। वर्णा सिस्टम, देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद बने, ऋग्वेदों का क्रिएशन हुआ। इस समय जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में हर जगह इक्वलिटी थी, हर जगह समाज में समानता थी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था एनी टाइप का। लेकिन बाद में जो टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है, (1500) से 1000 BC, उसके बाद जो लेटर वैदिक गया, जिसकी टाइमिंग 1000 से 600 BC है। यहां पे इक्वलिटी की जगह चीजें डिस्क्रिमिनेशन आने लगा। समाज में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो क्या हुआ कि समाज 4 भागों में डिवाइड हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये नाम अब पड़े। और जो ब्राह्मण था, इसका काम था टीचिंग, पढ़ना और पढ़ाना। इसका काम था टू रूल, शासन करना। और वैश्य का काम था एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, कृषि और व्यापार इसका काम था। इनसे जो बच गया चौथा, उसे कहा गया शूद्र, टू सर्व द अपर 3। जो ऊपर के 3 हैं, इनकी सेवा करना। और मुद्दा ये नहीं था कि ये चीज अभी आई है, ये लेटर वैदिक में आई, ऐसा नहीं था। हुआ क्या, देखिए ध्यान से, जो चीजें ऋग वैदिक टाइम पे थी, वही चीजें कन्वर्ट होकर इसमें आई, जो ऋग वैदिक टाइम पे जिन्हें हम पुरोहित कहते थे। क्या कहते थे? पुरोहित। कलर सही नहीं जा रहा है। उन्हें कहा बाद में ब्राह्मण। जो क्षत्रिय थे, ये पहले कहे जाते थे राजन, अब बन गए क्षत्रिय। कुछ बड़े गांव के प्रमुख, जिन्हें ब्राजपति भी कहा जाता था, वो बाद में बन गए वैश्य। और जो शेष बचे थे, जो इनमें से किसी में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें कह दिया गया शूद्र। यह एक प्रैक्टिसिंग चीज है, यह एक स्वीकारणीय चीज है,
जो हुई समाज में, ये चीज है। इसी चीजों पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ये जब हुआ था, आप देखिए यहां पे भी चीजें हुई, लेकिन यहां पर जो चीजें जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है। प्रॉब्लम क्या कि जो चीज यहां पर कर्म के आधार पे थी, जो ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, वो यहां पर जन्म आधारित हो गई। मेन प्रॉब्लम यहां आती है, मेन डिस्क्रिमिनेशन यहां फंसती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कहीं से भी प्रचलित वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करता। अगर वर्ण व्यवस्था कहा जा रहा है तो हमें यह देखना होगा, हमें यह समझना होगा कि वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था किस सेंस में दिया जा रहा है। तो ये हुआ है जो हमारे यहाँ। हम बात ये करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी ऑन दिस। गांधी जी कहते हैं अ हेल्दी सोशल लाइफ कैन डिपेंड ओनली ऑन लॉयल्टी ऑफ कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कहते पूरी की पूरी सोसाइटी की जो सोशल लाइफ है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि कॉपरेशन में कितनी लॉयल्टी है। मान लीजिए कॉपरेशन ऑफ लॉयल्टी, अब मुद्दा क्या है कि कॉपरेशन ऑफ लॉयल्टी सेंस क्या है। गांधी किस सेंस में कॉपरेशन लॉयल्टी की बात करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि देखिए इंडिविजुअल जब आपस में क्लैश करने लगे, संघर्ष होने लगा, डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए इनके अंदर जो डिस्प्यूट हुआ, दे वांट टू रिमूव डिस्प्यूट, दे टॉक अबाउट लव एंड कॉपरेशन। चलो कॉपरेशन में सब साथ तो आ गए, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट था लव और कॉपरेशन वहां खत्म हो जाता है जहां डिवीजन ऑफ वर्क की बात आती है। यहां अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो था डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा ये हमेशा समस्या का विषय रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये समस्या का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर एक परिवार है, अगर एक फैमिली है, फैमिली में एक फादर है, एक मदर है, एक ग्रैंड फादर है, एक सन है, एक डॉटर है, तो फादर काम है कि वह घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेट करे, मतलब वह एनी हाउ वो पैसा कमाए। मदर काम है कि घर के कामों को देखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रैंडफादर है, दे हैव एक्सपीरियंस, उनके पास अनुभव है, वो अनुभव शेयर करे। लड़का जो है इन्वॉल्व इन स्टडी, डॉटर आल्सो इन्वॉल्व इन स्टडी, तो हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिस प्रकार से एक परिवार में व्यक्ति अलग अलग कार्य अलग अलग हिसाब से करता है, उसी प्रकार से समाज है। किसी ने कहा है कि सोसाइटी मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ फैमिली। समाज को परिवार की तरह ही हमको समझना चाहिए। अगर हम परिवार की तरह समझेंगे तो कभी भी भेद विभेद नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि जन्म बेस पे नहीं होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क घर में होता है। एक आदमी काम करता है, एक आदमी घर संभालता है, एक आदमी पढ़ाई कर रहा है, एक आदमी एक्सपीरियंस दे रहा है, अनुभव शेयर कर रहा है, लेकिन कभी भी यह निश्चित नहीं होना चाहिए जो जैसा काम करे। अगर मान लीजिए पिताजी, यहां पे देखिए, सॉरी, इस वाले में अब फादर मान लीजिए पैसा कमा रहा है, अब फादर की जॉब चली जाए और लड़का जो स्टडी कर रहा था अब वह जॉब करने लगे, तो कंडीशन चेंज हो जाएगी ना। अब पैसे कमाने की जिम्मेदारी लड़के पे आ जाएगी। अब फादर क्योंकि जॉब चली गई है तो घर में बैठेगा, वो अनुभव देगा जो काम ग्रैंडफादर किया करते थे। तो यह चीज निश्चित नहीं है कि जो कर रहा है वही करेगा, जबकि ये होना चाहिए कि जो जैसा कार्य करेगा उसे वही प्रकार की चीजें दी जाएंगी। मुद्दा ये है, यही बात गांधी जी कहते हैं, देयर शुड बी एन ऑटोमेटिक सिस्टम। कहते हैं वहां पर एक संचालित व्यवस्था होनी चाहिए इन सोसाइटी, दैट एवरी पर्सन शुड कंट्रीब्यूट इन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज पावर। जिस व्यक्ति के अंदर जो क्षमता हो, जो कैपेसिटी हो, जितनी पावर हो, वो उस अनुपात में समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। गांधी जी की वर्ण व्यवस्था इसी की बात करती है। गांधी जी की विचार के साथ साथ देखिए वर्ण व्यवस्था पे बहुत से विद्वानों ने, जैसे अंबेडकर जी ने, नारायण गुरु ने, पेरियार ने, काशीराम जी ने, मायावती जी ने अलग अलग प्रकार के विचार रखे हैं। सबके विचार अपनी अपनी जगह सही लगते हैं, लेकिन हमें फिलोसफिकली दार्शनिक रूप से यह देखना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि कौन सा विचार किस समाज में किस समय के लिए उचित है या नहीं है। तो चलिए अपनी बात को मैं आज यहीं पर विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ण व्यवस्था के आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।